हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन। तो आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन साथ में लाइन टू लाइन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स कि विच इज ए यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड इज ए सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। अब इसके अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पहला हमारे पास कौन सा रहेगा? सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट क्या होता है कि द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूट क्या होता है बेसिकली कि वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन अदर देन ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को छोड़कर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट कहेंगे। ये हमारे पास टू कंपोनेंट्स रहेंगे, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है कि ये सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए टू कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर बेसिकली टू कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे? बाइनरी सॉल्यूशंस बोलोगे। अब हमारे पास है बेसिकली एक यहाँ पर देखिए एक टेबल बना रखी है मैंने, टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। इसके ऊपर एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर सोल्यूट, सॉल्वेंट और कॉमन एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। कौन सा है? गैसियस सॉल्यूशन। अब इस केस के अंदर गैसेस हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? यहाँ पर गैसेस। गैस के अंदर गैस को ही डिजोल्व कर रहे हैं, गैस के अंदर लिक्विड को डिजोल्व कर रहे हैं, और गैस के अंदर सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? दिस इज ए गैसियस सॉल्यूशन। अब जब गैस को गैस के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेगा कि मिक्सचर ऑफ ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है दोनों को मिक्स कर दो तो हमारे पास क्या बन गया? दिस इज ए गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास गैस के अंदर लिक्विड को आप डिजोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका एग्जांपल क्या दोगे? क्लोरोफॉर्म मिक्स विद ए नाइट्रोजन गैस। कि जो क्लोरोफॉर्म है बेसिकली उसको किस में डिजोल्व कर दिया आपने? नाइट्रोजन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि गैस के अंदर आप क्या डिजोल्व कर रहे हैं? अब यहाँ पर सॉलिड को, ये हमारे पास सोल्यूट है तो क्या लिखोगे इसका एग्जांपल? कैम्फर इन ए नाइट्रोजन गैस। जो कैम्फर होता है बेसिकली वो नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे पास सेम चीज़ है, सोल्यूट वाले, ये हमारे पास सोल्यूट रहेगा, ये हमारे पास सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इस केस के अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है? टोटल ही लिक्विड रहने वाला है। अब इस केस के अंदर लिक्विड के अंदर आपने गैस को डिजोल्व किया तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ऑक्सीजन डिजोल्व इन ए वाटर। सेकेंड हमारे पास लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया आपने तो इथेनॉल डिजोल्व इन ए वाटर। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजोल्व किया तो क्या लिखोगे इसका एग्जांपल? ग्लूकोज डिजोल्व इन ए वाटर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब देखिए सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट क्या रहेगा? ये सॉलिड रहेगा तीनों फेस के अंदर। उसके बाद यदि गैस को सॉलिड में आप डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या एग्जाम्पल दोगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए पैलेडियम। भाई सॉल्यूशन किसका है? हाइड्रोजन का। वो किस में है? पैलेडियम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? अमलगम ऑफ ए मरकरी विद सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या दोगे आप? कि कॉपर डिजोल्व इन ए गोल्ड। कि जो कॉपर है उसको डिजोल्व कर रहे हैं आप किसके अंदर? बेसिकली गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन। क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन। कि कितने अमाउंट सोल्यूट को आप डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन। अब बेसिकली सोल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और डब्ल्यू हमारे पास क्या रहेगा? दिस इज ए गिवन मास, और एम हमारे पास क्या रहेगा? मोलिकुलर मास। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग ए वाटर। कि जो सॉल्यूशन कंटेन करता है वाटर को एज ए सॉल्वेंट इज नोन एज ए एक्वस सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो कंटेन करता है वाटर को एज ए सॉल्वेंट के रूप में, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल आप दे सकते हो शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा?
कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट अदर देन ए वाटर, किससे, वाटर को छोड़कर कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या दे सकते हो आप इसके अंदर कि आयोडीन डिसोल्व इन ए अल्कोहल, की आयोडीन को डिसोल्व कर दिया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट कैन बी डिसोल्व एट द सेम टेम्परेचर, कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट को डिसोल्व ही नहीं कर सकते एट ए सेम टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बच्चों कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट, कि मोर अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट को डिसोल्व कर रही है किसके अंदर, एट ए सेम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड इज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल है, वन बाय वन सभी मैं आपको पहले बेसिक्स बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद हम डीप में करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास कि सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूट और ए सॉल्वेंट। देखो अभी हमने किया था ऊपर जस्ट कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कि अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट, जो भी आपको सोल्यूट दिया होगा या गिवन अमाउंट में सोल्यूट दिया होगा उसको आपने डिसोल्व करना है किसके अंदर, या फिर ऐसे कर सकते हो आप कि अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए गिवन, सिंपल डेफिनेशन के अंदर कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो डिसोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर। अब इसके बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास, वन बाय वन सभी करेंगे। जैसे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, पीपीएम पार्ट पर मिलियन हो गया, तो ये सारा अभी इसी के अंदर आने वाला है। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा मास परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं W डिवाइड बाय W से। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए मास, ये मास की वो परसेंटेज है ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, की कोई भी कंपोनेंट किसके अंदर प्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए अब कि मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कि मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन, कि मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, बेसिकली 100 से। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, ये हमारे पास क्या रहेगा, मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब WA बेसिकली यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं आप, गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट लेके चल रहे हैं बच्चों। WA क्या है हमारे पास, गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट, और WB क्या रहेगा हमारे पास, गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट रहेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मास परसेंटेज। नेक्स्ट रहेगी हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं V डिवाइड बाय V से, कि इट इज द परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज है किसकी, वॉल्यूम की, ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो क्या करोगे इसके अंदर कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन रहेगी, वॉल्यूम परसेंटेज की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या रहेगा, W डिवाइड बाय V। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप, इट इज़ द मास ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन, कि कितने अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट का जो मास है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर, 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन के अंदर। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है कि मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला हमारे पास रहेगा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन क्या होता है बेसिकली, कि द टर्म इज रेज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। कि देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। हैंस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इज मेजर्ड, इसको हम किस में मेजर करेंगे, इन ए मिलियंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन के अंदर से। इट कैन बी एक्सप्रेस बाय इन ए मास और वॉल्यूम, इसको हम बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं मास या फिर वॉल्यूम के अंदर। तो हमारे पास पीपीएम का जो बेसिकली फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है भाई यहाँ पर कि नंबर ऑफ ए पार्ट, कि कितने नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ द कंपोनेंट है, और किस में है ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, बेसिकली 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये हमारे पास रहेगा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन।
नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होती है बेसिकली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इट इज़ द मास ऑफ ए सोल्यूट इन ए ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन, कि जो मास है किसका, सोल्यूट का, वो बेसिकली इन ग्राम्स के अंदर है, उसको डिजोल्व कर रही है किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन के अंदर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग WA डिवाइड बाय द V। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, गिवन मास की हमारे पास ग्राम, वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर, तो क्या लिखोगे, ग्राम लीटर इनवर्स लिख दोगे यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास 6 नंबर, मोलैरिटी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन के अंदर, उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे और मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, वॉल्यूम रहेगा जो बेसिकली वो किस में रहेगा, इन लीटर के अंदर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी मोलैरिटी की। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिनोट किया आप सभी के लिए कि एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए KCl मीन्स दैट, क्या होगा इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ ए KCl, जो बेसिकली 1 मोल है KCl का, उसको डिजोल्व कर रहे हैं आप किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ ए वाटर के अंदर। सिंपल सी बात है बच्चों। उसके बाद है यूनिट ऑफ ए मोलैरिटी, यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की बेसिकली, तो इसकी जो ऐसा यूनिट रहेगी वो मोल पर लीटर रहेगी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर बोल सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होता है तो उसके पीछे कैपिटल M आपको दिखाई देगा किसी भी वैल्यू के। अब कैपिटल M इज इक्वल टू क्या शो करता है, ये बेसिकली इज ए मोलर, मोलर मीन्स इज ए मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या रहेगी, मोलैरिटी रहेगी, कि मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन द टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है वो चेंज कब होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा, एज ए वॉल्यूम चेंज होगा और बेसिकली चेंज इन ए टेम्परेचर होगा। सिंपल है ये कि मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एज ए वॉल्यूम चेंज विद चेंज इन ए टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, तो ये याद रखना है आपने अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा मोलैरिटी क्या होती है, इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व इन, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मोलैरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m से डिनोट करेंगे। सिंपल है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है कि मोल ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए किलोग्राम। अब यह इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद मोलैरिटी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, बेसिकली मोल पर किलोग्राम, ठीक है, या फिर इसको हम मोलल कह देते हैं, मोलल को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मोलैरिटी है, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा 1 मार्क्स के लिए, कि मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए टेम्परेचर। ये बेसिकली किसके इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं x से। तो इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि इट इज़ मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 कंपोनेंट। इसमें क्या हो सकता है, सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट, कोई भी हो सकता है, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। देखो भाई सिंपल सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी 1 कंपोनेंट, एक नंबर ऑफ मोल्स की कंपोनेंट है उसकी रेशियो करनी है आपने, उसमें सोल्यूट भी हो सकता है या फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, और जो टोटल नंबर होंगे मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट वो प्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर। कि इफ़ द सॉल्यूशन, अब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर बेसिकली Na, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं बेसिकली ये कंपोनेंट के लिए, दूसरा हमारे पास क्या है Nb, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। अब सपोज करो इसको आप ले लेते हैं Na किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और Nb किसके लिए, हमारे पास सोल्यूट के लिए। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं तो हम क्या डिनोट कर देंगे यहाँ पर XA इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द, बेसिकली कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, सॉल्वेंट वाला। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, इसको हम सोल्यूट को लिए ले लेते हैं बी, तो एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, किसका है बेसिकली सोल्यूट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, दिस इज द बाइनरी सोल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है 1 के, यूनिटी आ जाता है ये बेसिकली, याद रखना अपने न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा नंबर 9 बच्चों, दिस इज ए नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर इन दी सॉल्यूशन। अब सिंपल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, पर लीटर ऑफ ए हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इन्हें किसमें है बेसिकली लीटर के अंदर। अब इस केस के अंदर ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ई बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वी। अब यहाँ पर हमारे पास W क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, दिस इज द मास ऑफ ए सोल्यूट, ई बी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट, वी हमारे पास वॉल्यूम रहेगा, ये किसमें है बेसिकली इन्हें मिलीलीटर। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है कि द इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन ए अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट रिमेन्स सेम, जो अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट है वो बेसिकली सेम रहेगा, बट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा बेसिकली चेंज होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 बनेगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोलेबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेबिलिटी। इट इज़ द अमाउंट, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ द डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि द सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिए सिंपल सी बात है, सोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम सोलेबिलिटी कहेंगे। कि सोलेबिलिटी जो बेसिकली सॉलिड है, सॉलिड इनटू लिक्विड, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर, किस प्रकार का वो सोल्यूट है, नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड थर्ड इज ए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, कि जो सोलेबिलिटी होगी सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों। कि पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सोल्यूट होंगे वो किस में डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और जो नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होंगे बेसिकली वो किसके अंदर डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो इस टॉपिक को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, कि जो पोलर सोल्यूट है उसको हम डिजोल्व करेंगे किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व किसके अंदर होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। उसके बाद कि व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस इज डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको आपने डिजोल्व कर दिया किसके अंदर, एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, दिस इज ए डिसोल्यूशन। याद रखना आपने कि सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज ए डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास कि डिसोल्यूशन प्रोसेस अक्कर टिल द फॉर्मेशन, कब तक चलता है ये, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इफ फर्दर सॉलिड इज एडेड इन दिस प्रोसेस ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस, तो उस केस में क्या होगा बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होगा। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद हमारे पास है बेसिकली इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, की क्या इफेक्ट पड़ेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर का। तो इस केस में देखिए कि इफ़ वी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं किस केस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, इट बिकेम्स इज ए अनसैचुरेटेड, तो वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट इफ इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड, यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, देन द प्रोसेस ऑफ ए, जो प्रोसेस बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट और टेक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, और यदि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस हो गया। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद हमारे पास फर्दर आगे फिर है कि इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन ए सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो देखिए सिंपल सी बात है ये कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का जब सोलेबिलिटी प्रोसेस अक्कर हो रहा है ए सॉलिड इन ए लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि सॉल्यूशन इन विच ए डाइल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज,
कि जो सॉल्यूशन है उस केस में डाइल्यूशन प्रोसेस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सच डाइल्यूशन प्रोसेस इज ए एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कौन सा बनने वाला है, बेसिकली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हमारे पास हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप इसका, NaCl, उसके बाद KCl, ग्लूकोज एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि सॉल्यूशन वो जो डाइल्यूशन प्रोसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डाइल्यूशन प्रोसेस को तो डिक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। सच ए डाइल्यूशन प्रोसेस क्या बनेगा, हमारे पास एक्जोथर्मिक बनेगा। एक्जोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो इस केस में एग्जांपल दे सकते हो आप लिथियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड की बात करेंगे, कि जो हमारे पास सोलेबिलिटी है गैस की वो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ़ वी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं किसके, सॉल्यूशन के, इन विच द गैस इज डिजोल्व, जो गैस है वो डिजोल्व होगी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पार्टिकल वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी सॉल्यूशन का, गैस डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दे विल मूव आउट ऑफ द सॉल्यूशन। और जैसे ही हमारे पास पार्टिकल इधर उधर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, कहाँ से, सॉल्यूशन से। हैंस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर हुआ बच्चों ये आपको, इंक्रीज किया टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन को, गैस की डिजोल्व होना स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हुई, तो उस केस में वो क्या होगी, बेसिकली जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन से। हैंस द इंक्रीज इन टेम्परेचर सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड क्या होगी, बेसिकली उस केस में डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप कि सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सा याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि गैस पार्टिकल डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। अब देखो गैस पार्टिकल को आप डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए इंट्रैक्शन सच एज, उसके अंदर इंट्रैक्शन किस किस की हो सकती है, H बॉन्डिंग की, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकती है, या फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकती है। हैंस एनर्जी क्या होगी इस केस के अंदर, रिलीज बाहर निकलेगी। सो वी कैन से दैट कि डाइल्यूशन ऑफ ए गैसेज इन ए लिक्विड क्या होगा, बेसिकली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्जोथर्मिक का मतलब है गैसेज का बाहर निकलना, ठीक है, हीट एनर्जी का बाहर निकलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि फिश आर मोर कंफर्टेबल इन ए कोल्ड वाटर देन इन ए वार्म वाटर। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई जो फिशेज होती हैं हमारे पास, कि वो मोर कंफर्टेबल क्यों रहती हैं कोल्ड वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू दी वार्म वाटर। तो उसका रीज़न क्या दोगे आप, देखिए। तो इसका रीज़न हमारे पास रहेगा बेसिकली जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर क्या होती है, मोर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है देन कंपेयर टू द वार्म वाटर। सिंपल लिख लेना है कि जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर क्या होती है, बेसिकली मोर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू दी वार्म वाटर। नेक्स्ट हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर ऑन द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए जब लिक्विड करते हैं। अब ये प्रेशर की बात हो रही है, टेम्परेचर की नहीं, अब प्रेशर की। अब इसके अंदर हमने बेसिकली करना है हेनरी लॉज। हेनरी लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि इट स्टेट दैट कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, कि जो मास है गैस का उसको आपने डिजोल्व कर दिया, किसके अंदर डिजोल्व किया, कि वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, बेसिकली कि प्रेशर ऑफ द गैस इज अप्लाइड ऑन द सरफेस, जो अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉज कहते हैं बेसिकली। तो देखिए इसके अंदर कि जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया आपने, के हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ से डेफिनेशन तो यहाँ से बनती है आपकी, जो हमारे पास हेनरी लॉज की रहेगी, अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन ने क्या बताया कि इफ़ देयर आर ए गैसेज मिक्सचर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यदि कोई भी गैसेज मिक्सचर जो प्रेजेंट करता है किसके, सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, तो हमारे पास जो हेनरी लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। जो पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस का, वो किसकी सरफेस के ऊपर है, लिक्विड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA।
अब यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू आपने या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया के एच, और ये हमारे पास एक्स ए बन गया। दिस इज ए पार्शियल प्रेशर, दिस इज ए हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास के एच क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए हेनरी कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, के एच इज ए हेनरी कांस्टेंट कि विच डिपेंड ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एक्स ए इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस ए कि विच टेल्स अस अबाउट इन द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ये हमें क्या बताती है कि जो सोलेबिलिटी है गैस की वो लिक्विड के अंदर, कि इन दी अबो अब देखो इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइड बाय के एच रह जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। अब इस केस से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, बेसिकली हेनरी कांस्टेंट के रहेगी। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी के एच हमारे पास हेनरी कांस्टेंट। अब यहीं से हम यदि बात करें तो हमारे पास जो के एच है, इक्वेशन नंबर हमने 1 पीछे की थी, 2 ये की है। जो के एच है हमारे पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस केस में कि फॉर ए डिफरेंट गैसेज एट ए सेम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ए के एच इज क्या रहेगी, बेसिकली डिफरेंट रहेगी। तो के एच किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली नेचर ऑफ ए गैस के ऊपर। याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ ए के एच इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ ए गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी लॉज फाइंड द सेवरल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लेन ए सेवर से बायोलॉजिकल फिनोमिना। अब हेनरी लॉ की बच्चे को कुछ एप्लीकेशंस है यार, एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले हम कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्या होती है कि टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड विद ए हाई प्रेशर। अब देखो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो उसके अंदर सोलेबिलिटी हो गई। तो जैसे क्या लिखोगे इसका आंसर फिर कि टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सॉफ्ट ड्रिंक एंड ए सोडा वाटर द बॉटल इज, जो बॉटल है बेसिकली उसको सील्ड किया गया है किसके साथ, विद ए अंडर हाई प्रेशर के साथ। ये पहली एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल फिनोमिना कौन सा है कि स्कूबा डाइवर्स कि मस्ट कोप विद ए हाई कंसंट्रेशन डिजोल्व इन ए गैसेस वाइल ब्रीथिंग इन ए हाई प्रेशर अंडर इन ए वाटर। अब जैसे स्कूबा डाइवर आपको पता ही होंगे, जैसे वो पानी के अंदर नीचे जाते हैं तो पानी के अंदर क्या होती है, बेसिकली जो भी हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व होती है। तो यहीं पर बोला कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए डिजोल्व गैसेस वाइल ब्रीथिंग इन एयर एट ए हाई प्रेशर अंडर ए वाटर। पानी के अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। इंक्रीज इन ए प्रेशर विद इंक्रीज इन द सोलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। जैसे ही इंक्रीज करते हैं प्रेशर को वैसे ही इंक्रीज क्या होगी, सोलेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड के अंदर। When the diver is come towards the surface, the pressure is gradually decrease। and देखो इस केस में क्या बताया गया है कि हमारे पास कि when a diver come towards the surface, the pressure is gradually क्या होगा, बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कि this release is dissolved gases and lead the formation of a bubbles of a nitrogen in the blood। कि जो बबल्स होती हैं वो रिलीज होंगी। इस केस में देखो सिंपल सी बात है कि रिलीज द डिजोल्ड गैसेस, जो रिलीज होंगी कौन सी, जो हमारे पास डिजोल्ड गैसेस हैं, लीड्स द फॉर्मेशन, वो किसकी फॉर्मेशन देंगी, बबल्स ऑफ ए नाइट्रोजन इन ए ब्लड के अंदर। कि दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन। जो मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज ए बैंड्स, कि विच आर ए पेनफुल, वो बेसिकली पेनफुल होंगी, डेंजर्स टू द लाइफ रहेंगी। कि टू अवॉइड द बैंड एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ ए नाइट्रोजन इन दी ब्लड, कि द टैंक यूज, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टैंक बाय ए स्कूबा डाइवर आर फील्ड विद, किसके साथ फील्ड होता है, बेसिकली ये एयर डाइल्यूटेड विद ए हीलियम। अब इस केस में ये याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियम कितने परसेंट में होता है, 11.7% के रूप में होगा, एंड 56.2% ऑफ ए नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑफ ए ऑक्सीजन। तो देखिए सिंपल सी बात है, हीलियम कितना था हमारे पास, 11.7% था, नाइट्रोजन हमारे पास 56.2% रहेगा, और जो ऑक्सीजन रहेगी वो बेसिकली 32.1% ऑफ ए ऑक्सीजन। थर्ड वाली एप्लीकेशन हमारे पास है बायोलॉजिकल फिनोमिना, कि एट ए हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ए ग्राउंड लेवल। कि बेसिकली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑक्सीजन वो क्या हो जाता है, बेसिकली कम हो जाता है, किससे, ग्राउंड लेवल से। कि
दिस लीड्स द लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो उस केस में क्या होगी, लो कंसनट्रेशन होगी ऑक्सीजन की हमारे ब्लड के अंदर। एंड द टिश्यू ऑफ ए पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड और ए क्लिम्बर्स, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज ऑफ ए क्लिम्बर। देखो इस केस में जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन ना मिलने का कारण क्या है हमारे पास, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज ऑफ ए क्लिम्बर टू बिकेम ए वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो वो सोचने की शक्ति उसकी कम हो जाएगी। तो सिम्टम्स जो बेसिकली कंडीशन आ जाती है वो कौन सी होती है, एनोक्सिया। सिंपल हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ ए हेनरी लॉज। क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए हेनरी लॉज। तो सबसे पहले हमारे पास 3 लिमिटेशंस रहेंगी कि हेनरी लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन, नंबर 1 कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ नॉट टू हाई, जो प्रेशर है गैस का वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, और टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए पहली। सेकेंड हमारे पास कि द गैस शुड नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज, जो गैस होगी बेसिकली वो भी किसी भी केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए। एंड थर्ड इज ए गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज नॉट टू हाई और ए टेम्परेचर इज नॉट टू लो। सेकंड हमारे पास कि गैस शुड नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज, और थर्ड इज ए द गैस शुड नॉट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसे पहले डेफिनेशन वेपर प्रेशर की कर रही है कि इट स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर, कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके माध्यम से होता है, वेपर के माध्यम से, अबोव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, कि व्हेन द रेट ऑफ ए इवेपोरेशन बिकेम इक्वल टू, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ ए कंडेंसेशन के, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म वेपर ईजिली, जो वेपर्स देते हैं ईजिली एट एंड ए हैव बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इस केस में वोलेटाइल सब्सटेंस की वो सब्सटेंस जो बेसिकली विच फॉर्म में वेपर ईजिली, जो बेसिकली क्या देते हैं, वेपर देते हैं एंड हैव ए बॉइलिंग पॉइंट, और उनका कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि द सब्सटेंस विच हैव ए हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और डू नॉट वेपर ईजिली, और ये वेपर की फॉर्म नहीं देते आसानी से, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब यहाँ पर हमने बात करनी है बेसिकली रोल्स लॉ की। अब इसके अंदर इफेक्ट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन दी वेपर प्रेशर, की जो इफेक्ट है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऑन ए वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज, कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो रहा है ऑन एडिंग, जब उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, कि बिकॉज ए सेम सरफेस कि विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए वेपर्स। सिंपल सी बात है भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज हुआ, कब हुआ, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे उन्होंने उसका जो सरफेस है उसको ऑक्यूपाई किया। उस केस में कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए वेपर, वो वेपर की फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है रोल्स लॉ क्या होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरीके से करेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो हमारे पास रोल्स लॉ कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड इट स्टेट दैट कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन के। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली पी ए के लिए ले लिया, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ऐसे ही आपने दूसरे कंपोनेंट के लिए लिया यहाँ पर, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया दोनों केस में, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकंड वाली पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स बी। अब यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया हमने, कांस्टेंट। अब इस केस में अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास पी ए नोट और पी बी नोट द वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके हैं, बेसिकली प्योर कंपोनेंट के, ये हमारे पास से रहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट के। नेक्स्ट केस में कि इन बोथ कंपोनेंट द वोलेटाइल देन अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। अब हमारे पास जो डाल्टन लॉ था ऑफ ए पार्शियल प्रेशर, वो क्या था कि जो पी हमारे पास प्रेशर है, टोटल प्रेशर,
इज इक्वल टू किसके इक्वल था, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। तो पी ए प्लस पी बी, तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। पी ए हमारे पास क्या है बेसिकली पी ए नोट और एक्स ए, और पी बी क्या है हमारे पास पी बी नोट और एक्स बी, दोनों को प्लस कर देते हैं इसके अंदर। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इस केस में पी ए नोट और एक्स ए प्लस पी बी नोट और एक्स बी दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास P टोटल इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लिखा हमने। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन था एक्स ए प्लस एक्स बी कंपोनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिटी के इक्वल था। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स बी की निकाल ली अकॉर्डिंग टू दी हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए को यहाँ पुट कर दिया एक्स बी की जगह पर। तो हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया बेसिकली पी बी नोट, ये देखिए पी बी नोट। उसके बाद हमारे पास पी ए नोट माइनस क्या कर दिया पी बी नोट कर दिया, और एक्स से यहाँ से क्या हो गया कॉमन हो गया इस केस में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों को। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बन गई, 3rd बन गई। अब इसको हम बेसिकली बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी मैथ वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स आ गया। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इसका बेसिकली ग्राफ बना देते हैं छोटा सा समझाने के लिए। ये हमारे पास वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल 0 वैल्यू रहेगी, एक्स बी की 1 रहेगी। यहाँ पर अपोजिट कर देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ऑफ ए का, ये है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। और ये हमारे पास किसका रहेगा, पी बी का। और दिस इज ए पार्शियल प्रेशर, ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसका रहेगा बेसिकली प्योर कंपोनेंट का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल के लिए। अब नॉन वोलेटाइल के लिए फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे कि फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमारे पास क्या था, पी टोटल इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना। पी टोटल को पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब एज ए सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यदि सोल्यूट हमारे पास क्या है नॉन वोलेटाइल है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, पी ए इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ओनली पी बी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास पी एस और पी बी किसके इक्वल था बेसिकली, यदि बात करें तो हमारे पास पी बी नोट और एक्स बी के इक्वल था, जो हमने अभी पीछे किया। अब पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी हमारे पास किसके इक्वल था, 1 माइनस एक्स ए की, जो आपने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर निकाला था अभी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट माइनस पी बी नोट और एक्स ए हो गया। अब इस केस में आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, पी बी नोट को एज इट इज रखते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं और पी एस को ले जाते हैं इधर। तो पी बी नोट माइनस पी एस हो गया। उसके इक्वल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये पी बी नोट और एक्स ए के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर मान ली 2nd। अब यहाँ से जो हमारे पास पी एस है इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ये किसका है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कंटेन कर रहा है किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो हमारे पास पी बी नोट माइनस पी एस, दिस इज कॉल्ड इज ए लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम बेसिकली डिनोट भी कर सकते हैं डेल्टा पी से। तो पी बी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इक्वेशन नंबर 2nd को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी, एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा पी और पी बी नोट को नीचे ले आते हैं और एक्स ए के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3rd बन के आई है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। तो देखिए हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू डिवाइड बाय डेल्टा पी, और ये हमारे पास क्या रहेगा, पी बी नोट, या फिर और पी बी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी बी नोट। दिस इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बताती है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर ए रोल्स लॉ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज स्टेट दैट। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास रोल्स लॉ फॉर किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, कि द रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन के। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, कंपैरिजन ऑफ ए रोल्स लॉ एंड ए हेनरी लॉ। दोनों का आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा अकॉर्डिंग टू दी हेनरी लॉज। हेनरी लॉज में हमारे पास क्या था, पी ए इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। अब दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ
तो हमारे पास क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास दिस इज द क्या था, ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट, उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय द एक्स ए। अब इस केस में यदि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का साथ कंपैरिजन करके देते तो सिर्फ किसका डिफरेंस आया, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंस आया। According to the equation 1 and 2, it is clear that both of the laws says that the partial pressure of the volatile component is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के। तो हमें क्या क्लियर हो गया यहाँ से, हैंस द रोल्स लाइज ए स्पेशल केस ऑफ ए हेनरी लॉ इज इक्वल टू पी ए नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के एच के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इन ए वेपर फेज। अब हमारे पास पी ए इज इक्वल टू वाई ए मल्टीप्लाई बाय पी टोटल कर दिया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंपैरिजन किया हमने, कुछ नहीं किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेपर फेज की बात कर रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए, उसके बाद क्या है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू वाई ए मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज़ पी बी इज इक्वल टू क्या किया हमने, वाई बी मल्टीप्लाई बाय पी टोटल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर वाई ए और वाई बी क्या होगा, आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन ए वेपर फेज, बट एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। अब दो टाइप सॉल्यूशन की बात करनी है, एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, एक हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, और दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कि ये सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज ए आइडियल सॉल्यूशन इफ़ इट्स ओबे द रोल्स लॉ। जो ओबे करता है किसको, रोल्स लॉ को, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और ए वाइड रेंज ऑफ ए कंसंट्रेशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि मतलब उस केस में वाइड रेंज है कंसंट्रेशन की किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ओबे करता है रोल्स लॉ को। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि रोल्स लॉ इज ओबेड, इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो आप, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी। तो ये ओबे कर रहा है हमारे पास। सेकंड इज इक्वल टू डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद है डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास दे डू नॉट फॉर्म इज ए एजोट्रॉप्स, ये एजोट्रॉप्स को फॉर्म नहीं करता इस केस के अंदर। उसके बाद कि सच सॉल्यूशन आर ए पॉजिटिव, या फिर ऐसे लिखिए कि सच सॉल्यूशन आर पॉसिबल व्हेन ए सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड सोल्वेंट इंट्रैक्शन आर ए सेम मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है भाई। अभी आपने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, विच ओबे द रोल्स लॉ। अब इस केस के अंदर सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू जीरो, दे डू नॉट फॉर्म इज एजोट्रॉप्स। अब इस केस में जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल कब होगा कि व्हेन सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हमेशा क्या होंगी, सेम मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होंगी। कि दिस इज पॉसिबल ओनली द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंट्रैक्शन क्या रहने वाला है, बेसिकली सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात थी। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एन-हेक्सेन एंड एन-एफ्टेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, थर्ड इज ए बेंजीन एंड टोलिन, एंड फोर्थ इज ए क्लोरोबेंजीन एंड ए ब्रोमोबेंजीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कि ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द रोल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि वो सॉल्यूशन जो डज नॉट ओबे नहीं करेगा किसको, रोल्स लॉ को, फॉर ऑल सभी कंसंट्रेशन पर, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे कि रोल्स लॉ इज नॉट ओबेड, तो पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए, ऐसे ही पी बी हमारे पास नॉट इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स बी। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड पॉइंट डेल्टा मिक्स एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके बाद डेल्टा मिक्स वी नॉट इक्वल टू जीरो, और दे फॉर्म इज ए एजोट्रॉप्स, ये फॉर्म करता है किसकी, एजोट्रॉप्स की। सम एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर, फर्स्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, वाटर एंड इथेनॉल, उसके बाद क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और उसके बाद इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन आगे फर्दर जाके टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड होगा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। नंबर 1 कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर ए लेस देन इन द प्योर कंपोनेंट, जो इंट्रैक्शन होती है कंपोनेंट की वो कम होगी किससे, प्योर कंपोनेंट से, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट डेल्टा
मिक्स वी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, जीरो से ग्रेटर होगा और पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच मिक्स इज़ पॉजिटिव और इज़ ग्रेटर दैन जीरो, तो ये केस याद रखना है। थर्ड पॉइंट, पी ए इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए, हमारे पास पी ए नोट एक्स सी होगा और पी बी इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए पी बी नोट और एक्स बी सी होगा। उसके बाद फॉर ए मिनिमम बोलिंग एजियोट्रॉप्स, जब पॉजिटिव की बात होती है तो मिनिमम बोलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि सच सॉल्यूशन आर पॉसिबल, ये सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा कि व्हेन सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन आर वीकर, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन क्या होंगी, वीक कमज़ोर होंगी, किससे, सोल्यूट सोल्यूट से और सोलवेंट सोलवेंट इंट्रैक्शन से, तो तब क्या बनेगा, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। सेकंड पॉइंट कि फॉर ए सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ए एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस बेसिकली क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सच सॉल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज एंड रिजल्टिंग द सॉल्यूशन क्या बनेगा, कोल्ड बनेगा, तो ये हमारे पास था पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मैं ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए इसको कि इन ए पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन व्हेन द वेपर प्रेशर इज ए मैक्सिमम, जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इधर हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब इसको सेम वेपर प्रेशर लिए, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, दिस इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी हमारे पास 1, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या चला, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। उसके बाद ये टोटल हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको हम पी बी नोट और ये हमारे पास क्या रहेगा, पी ए नोट रहेगा। अब इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना एक बार, क्योंकि पॉजिटिव का हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और डिक्रीजिंग का हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये याद रखना आपने। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ ए बोथ लिक्विड रिमेन्स सेम। अब देखो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट, इस सॉल्यूशन को हम बेसिकली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसके बाद कंपोनेंट बाय किसके माध्यम से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ ए बोथ लिक्विड रिमेन्स क्या रहने वाली हैं, सेम। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए एजियोट्रॉप्स या फिर कांस्टेंट बोलिंग मिक्सचर। दे बिहेव लाइक एज ए, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन यदि करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन, कि वो लिक्विड मिक्सचर जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, एंड बोलिंग लाइक इज ए प्योर लिक्विड, और वो किसकी तरह होता है, बेसिकली प्योर लिक्विड की तरह। दिस इज कॉल्ड इज ए कांस्टेंट बोलिंग मिक्सचर, उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलिंग मिक्सचर बोलोगे। अब इस केस के अंदर कि एजियोट्रॉप इन केस ऑफ ए पॉजिटिव और डेविएटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ए, क्या बोलना है आपने इसको, मिनिमम बोलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसके एग्जांपल हमारे पास वाटर एंड इथेनॉल, सेकंड इज ए क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, थर्ड इज ए इथेनॉल एंड CCl4 एंड फोर्थ इज ए मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है पॉजिटिव का। द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इज ए ग्रेटर देन ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, उस वाले में क्या थी, लेस थी। इस केस में क्या किया आपने कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, प्योर कंपोनेंट से। तो हमारे पास डेल्टा मिक्स V इज लेस देन 0, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव होगा। तो पी ए इज लेस देन किससे है, पी ए नोट और एक्स ए से, और पी बी इज लेस देन ऑफ ए पी बी नोट और एक्स बी से। फॉर ए मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप, ये हमारे पास मैक्सिमम बोलिंग एजियोट्रोप होगा, और पॉजिटिव वाला हमारे पास क्या था, मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप्स था। अब इस केस के अंदर कि सच सॉल्यूशन आर पॉसिबल कि व्हेन ए सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर देन ऑफ ए किससे, सोल्यूट सोल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से। सेकेंड पॉइंट कि फॉर सच सॉल्यूशन डाइल्यूशन प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। सेकेंड थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सच सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज रिजल्टिंग द सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर वार्म होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन ए वेपर प्रेशर इज ए मिनिमम द बॉइलिंग पॉइंट इज ए मैक्सिमम। सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर इज ए मिनिमम होगा, इस केस के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम होगा एट ऑल दी कंपोजिशन। अब इसका ये ग्राफ देख लीजिए आप, वेपर प्रेशर, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन, अब ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए पी ए और ये हमारे पास पी बी, तो पी बी नोट हो गया, ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट के लिए हैं। और इस केस में ये क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है, देखो डिक्रीज है लाइन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट,
जो सॉल्यूशन है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट के अंदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज द वेपर प्रेशर ऑफ ए बोथ लिक्विड क्या रहेंगे बेसिकली रिमेन सेम, कि सच सॉल्यूशन इज नोन एज ए एजियोट्रोप। उसको आप क्या बोलना है आपने, एजियोट्रोप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कि दे बिहेव एज ए प्योर लिक्विड। ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन ए नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स आर नोन एज ए, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम बॉइलिंग या सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। उसके बाद है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी आपने कम से कम इसके 3 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। फर्स्ट इज ए क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, सेकंड इज ए वाटर प्लस HCl, थर्ड इज ए वाटर प्लस HNO3 एंड फोर्थ इज ए क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये सबसे पहले जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन बिकेम इक्वल टू ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली द नंबर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट, कि जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सोल्यूट, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, सेकेंड इज ए डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले कि दीज प्रॉपरली अकर ड्यू टू द डिक्रीज इन ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एडिंग ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब सिंपल सी बात है, अभी हमने जस्ट किया रोल्स लॉ, कि रोल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दीजिए, वही चीज़ करनी है। तो कि जो प्रॉपर्टी अकर, कब ये प्रॉपर्टी अकर हुई, कि ड्यू टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, जो डिक्रीज हुआ किसका, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन एडिंग, कब, कि जो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम रहेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज गिवन। अब हमने रोल्स लॉ में किया था PS इज इक्वल टू P टोटल, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट इज ए नॉन वॉलेटाइल, तो हमारे पास PA क्या होगा, 0। तो हमारे पास PS इज इक्वल टू 0 प्लस PB रह गया। अब PB हमारे पास किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, दिस इज अ प्योर कंपोनेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए B। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। अब हमने किया था मोल फ्रैक्शन के अंदर कि ये यूनिटी होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से XB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगी हमारे पास 1 माइनस XA, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो हमारे पास क्या बनेगा, PS इज इक्वल टू P, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, PB नोट माइनस PB नोट और XA। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, PB नोट में से माइनस कर देते हैं PS को, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, PB नोट और XA के। तो इसको हमने क्या बोला था, दिस इज ए डेल्टा P इज इक्वल टू PB नोट और इंटू XA। अब जो डेल्टा P था हमारे पास, दिस इज ए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब जब इसके नीचे हम PB नोट ले आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। अब हमारे पास डेल्टा P डिवाइड बाय PB नोट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए के, क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या पता लगा कि डेल्टा P डिवाइड बाय PB नोट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस केस में कैलकुलेशन द मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब आप क्या निकालना है, आपने यहाँ से मोलिकुलर मास को निकालना है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा P
डिवाइड बाय पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए आया हमारे पास, और एक्स ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए एन ए प्लस एन बी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, अब फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल मान लेते हैं, एन बी के। इन द इक्वेशन नंबर 1 इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। डेल्टा पी डिवाइड बाय पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए तो पहले ही था, डिवाइड बाय क्या कर दिया, एन बी। अब इस केस में एन ए क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो इसका मतलब क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। इसका सेम इसका रहेगा हमारे पास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता लगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दिस इज ए मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के। सिंपल हो गया बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। सेकेंड हमारे पास रहेगी एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, और एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। अब इसके अंदर देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर एट ए 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 1 एटमॉस्फेयर। इफ़ वी एडेड, यदि हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, कि देन ए वेपर प्रेशर बिकेम लेस हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब हमने क्या ऐड किया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। देन 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर से कम हो गया। कि नाउ इट टू स्टार्ट बॉयल द सॉल्यूशन, जैसे ही हम उस सॉल्यूशन को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू मेक ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू, अब जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के वो इक्वल करने हैं किसके, 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कि विच इज़ पॉसिबल ओनली, ये पॉसिबल कब होगा, बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। हैंस द एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। सिंपल सी बात है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या किया कि हमने वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे ही हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गए 1 एटमॉस्फेयर से। जैसे ही हम उसको बॉईल करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो उस केस में उसको इक्वल करना है, बस इतना याद रखना आपने। नेक्स्ट हमारे पास ये इसका बेसिकली ग्राफ रहेगा, ये हमारे पास वेपर प्रेशर रहेगा, दिस इज द टेम्परेचर। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से समझना है आपने कि जो हमारे पास टीबी वाला है, टीबी वाला हमारे पास क्या है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ए, किसका है ये, सॉल्यूशन का। अब ये जो टीबी नोट है, दिस इज द, ये हमारे पास टेम्परेचर किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा टीबी बनेगा। ये हमारे पास प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास टेम्परेचर रहेगा। अब इस केस में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का वो क्या है, टीबी नोट रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन वो क्या रहेगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन टीबी रहेगा। अब इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टीबी माइनस टीबी नोट कर दोगे आप, इज नोन एज ए एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए, किसके लिए, ये डाइल्यूशन के लिए। ये सिंपल सा है बच्चों, समझना ध्यान से आपने। उसके बाद फ्रॉम द कर्व इट इज़ क्लियर दैट, तो हमारे पास जो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा पी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इन द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बेसिकली मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स के। इक्वेशन नंबर 2, तो इस केस में हमें क्या मिला कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, हमारे पास मास के इक्वल हो गया। अब इस केस में हमारे पास देखिए ध्यान से, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया। अब ये मास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली मोलैलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब हमारे पास अब ये के बी रहेगा, दिस इज ए बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसके 3 नाम है, ये भी याद रखना आपने। उसके बाद मैं आपको इसकी एसआई यूनिट बताता हूँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी हमारे पास क्या है यहाँ पर, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब देखिए टीबी की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, बेसिकली यदि बात करें केल्विन, तो इसकी हमारे पास के बी एज इट इज़, और इस केस में हमारे पास ये क्या लिखा हमने, इसकी जो हम मोलैलिटी की ऐसा यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। अब के बी इज इक्वल टू, के बी की निकालनी है तो केल्विन के नीचे उठा के इसको ले जाओ भाई मोल, ये केल्विन को एन इसकी निकालनी है हमने, कि केल्विन के उठा के नीचे ये ले आओ।
तो हमारे पास केल्विन किलोग्राम नेगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया और मोल क्या हो गया इनवर्स। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट रहेगी किसकी, केबी की। केबी का मतलब है हमारे पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर एलिवेशन कांस्टेंट। उसके बाद इफ एम मोलैलिटी को हमने क्या पुट कर दिया 1 मोल पर किलोग्राम। उसके बाद डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, के बी के। Hence Kb is the elevation in the boiling point of a molality of the solution is a 1 mole per kilogram। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय द हमारे पास मास, ठीक है ना। और ये हमारे पास गिवन मास रहेगा किलोग्राम के अंदर। तो के बी इज इक्वल टू एन ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम में ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, डब्ल्यू बी आ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई हमारे पास, एम ए की इक्वल आ गई मोलिकुलर मास के, क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बॉयल ओवर ए सॉल्यूशन। क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच बॉयल एट ए हाई टेम्परेचर देन कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट, कि सच सॉल्यूशन इज यूज। ये जो सॉल्यूशन होगा इसको कहाँ यूज करेंगे, रेडिएटर्स ऑफ ए ऑटोमोबाइल। द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज यूज टू द पर्पज ऑफ ए इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा टी एफ से। अब इसका भी सबसे पहले आप देख लीजिए, कर्व देख लीजिए। ये हमारे पास कर्व है इसका, ठीक है ना। वही वेपर प्रेशर, वही हमारे पास बेसिकली क्या है, टेम्परेचर। तो ये हमारे पास टी एफ रहेगा, ये टी एफ नोट रहेगा। और ये टी एफ नोट हमारे पास किसका है, दिस इज है यहाँ पर देखिए लिक्विड जो हमारे पास सोलवेंट का है। ये वाला हमारे पास जो टी एफ रहेगा बेसिकली दिस इज ए सॉल्यूशन का। और डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, टी एफ डेल्टा टी एफ। अब इस केस में डेफिनेशन देखिए, एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन ए प्योर सोलवेंट। हमेशा क्या करना है, अपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करना है टू ए प्योर सोलवेंट, लोअर इट्स वेपर प्रेशर। तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो भी कम हो जाएगा किससे, प्योर सोलवेंट से। दिस इज नोन एज ए डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। उसको आप क्या बोलोगे, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या करना है आपने, टी एफ नोट माइनस क्या करोगे, बेसिकली टी एफ कर दोगे। अब हमारे पास टी एफ नोट क्या है, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट। ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का। ये हमारे पास सॉलिड सोलवेंट है, ये वाला लिक्विड सोलवेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं। तो टी एफ हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का, ये वाला पॉइंट। उसके बाद डेल्टा टी एफ, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ए टी एफ की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस क्या कर दोगे, टी एफ। अब हमें कर्व से क्या क्लियर होता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा पी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारे पास एन ए से। अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एन ए। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 क्लियर दैट हमारे पास डेल्टा टी एफ इज ए क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो बेसिकली क्या होगा, मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के। अब इस केस में इक्वेशंस को क्लियर कर देते हैं। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दिया, मोलैलिटी। तो टी एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, के एफ मल्टीप्लाई बाय हमने मोलैलिटी लगा दी। अब हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे आपको के एफ क्या है। यहाँ पर के एफ इज़ ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग बॉइलिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ ए के एफ, यूनिट क्या रहेगी के एफ की, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब हमने किसकी निकालनी है, बेसिकली यदि बात करें के एफ की निकालनी है, तो डेल्टा टी एफ की हमारे पास केल्विन रहेगी, के एफ की निकालनी है, इसकी हमारे पास क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो हम के एफ इज इक्वल टू क्या करेंगे, केल्विन के नीचे इसको उठा लेते हैं। तो मोल हमारा पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, किलोग्राम नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इफ़ मोल इज ए 1 हमारे पास इफ मोलैलिटी इज ए 1 मोल पर किलोग्राम, देन हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ के। हैंस के एफ इज द डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 मोल पर किलोग्राम। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास फॉर ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट।
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दो यार, सेम वही फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए बी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गई हमारे पास, दिस इज ए मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए की आ गई। तो क्लियर हो गया ये भी। अब यहाँ पर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ा है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड विच इज ए फ्रीज एट ए लोअर टेम्परेचर। ये फ्रीज देखो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड विच फ्रीज एट ए लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है देन कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। कि सच सॉल्यूशन आर यूज, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, रेडिएटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग ऑफ ए आइस, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू मेल्ट द आइस। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, आइस को मेल्ट करने के लिए। एंड क्लियर द रोड्स एंड कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इज द मिक्सचर ऑफ ए, किसका मिक्सचर है ये, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। एंड सोज एक्ट एज ए प्योर सॉल्वेंट, ये किसकी तरह शो करता है, बेसिकली प्योर सॉल्वेंट की तरह। हैंस ऑन एडिंग द मिक्सचर ऑफ NaCl और कैल्शियम क्लोराइड इन ए स्नो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज एंड रोड गेट इज ए क्लियर। तो उस केस में क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और रोड क्या हो जाते हैं, बेसिकली क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास रहेगा डिफ्यूजन क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये मूवमेंट है किसकी, बेसिकली पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, कि मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद हमारे पास है ऑस्मोसिस क्या होता है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लो कंसंट्रेशन, टू दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स इज ए हाई कंसंट्रेशन थ्रू इन ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM जिसे कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली अलो दी स्मॉलर सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव इन ए लार्जर पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट। देखो भाई ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट हो रही है किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल की, कहाँ से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ए SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेसिकली वो अलो करती है किसको, स्मॉल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने के लिए, बट नॉट ए लार्ज पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट। सिर्फ किसको करती है, ओनली स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉल्वेंट को, और ये लार्ज पार्टिकल को नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब एग्जाम्पल देखिए हमारे पास कि पिग ब्लैडर इज ए नेचुरल SPM, जो पिग ब्लैडर होगा वो नेचुरल SPM होगा, बट सेलोफेन इज द सिंथेटिक SPM, ये हमारे पास सिंथेटिक SPM है। उसके बाद कॉज ऑफ ए ऑस्मोसिस क्या होते हैं, द कॉज ऑफ ए ऑस्मोसिस इज द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू सॉल्यूशन। सिंपल है, सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा सेपरेट किया गया है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस टेक प्लेस टिल द कंसंट्रेशन ऑफ ए बोथ सॉल्यूशन बिकेम इक्वल, और ये कब तक चलता है, जब तक कंसंट्रेशन दोनों की क्या नहीं होती, इक्वल नहीं हो जाती। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। अब इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल, कि जो प्रेशर लगा किसकी हेल्प से, बाय दी सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ ए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अभी जस्ट मैंने बताया था, हाइपोटोनिक क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑन ए हाइपरटोनिक मतलब हायर कंसंट्रेशन, कि व्हेन दे मूव फ्रॉम, ये मूव करेंगे बेसिकली किसकी हेल्प से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, डिनोटेड बाय पाई। अब इस केस में एक डेफिनेशन हो रहा है, ये देख लीजिए कि टू स्टॉप द पैसेज ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू इट्स थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये हमारे समझिए आप पहले इसको, हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, इस केस में हमारे पास इस बीकर में क्या है, सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्या लग रहा है, हमारे पास प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्लस एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर क्या ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस केस में ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ से मूवमेंट होगी किसकी, पार्टिकल्स की। फॉर ए डायलेट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन C के,
ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर T। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दोनों को इक्वलेंट कर देते हैं। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा हमारे पास CT आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा देते हैं R हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए गैस कॉन्स्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। अब C हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स है, V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N डिवाइड बाय V इंटू R इंटू T। अब इस केस में कैलकुलेशन करेंगे मोलिकुलर मास फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो हमारे पास पाई और V को उठा के इधर ले आते हैं। तो पाई V इज इक्वल टू क्या रह गया, NRT। अब हमारे पास N क्या है, दिस इज ए गिवन मास डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पर WA डिवाइड बाय MA मल्टीप्लाई बाय RT। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास पाई है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई, कंपोनेंट ऑफ ए मास ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के। इफ़ टू सॉल्यूशन आर ए सेम कंसंट्रेशन, यदि दोनों सॉल्यूशन क्या हो, सेम कंसंट्रेशन के हो, देन दे आर ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उनका जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा सेम टेम्परेचर पे, कि सच सॉल्यूशन आर नोन एज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप उसको आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब इस केस में इफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास जो कंसंट्रेशन 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन किसके रहेगी, बेसिकली 2 के। अब इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 1 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए V। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली 1 इज डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, N2 डिवाइड बाय V के। अब N से N कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 2। तो ये किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ये 1 1 के लिए है तो 1 1 लगा दोगे, ऐसे ही हमारे पास W के लिए हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब इफ़ टू सॉल्यूशन आ रहे डिफरेंट कंसंट्रेशन, यदि उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, देन द सॉल्यूशन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ए, क्या बोलोगे आप उसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब वेयर द सॉल्यूशन इज ए लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एंडोऑस्मोसिस। क्या होता है कि इफ RBC रेड ब्लड सेल 0.9% NaCl given mass divided by the volume is placed in a hypotonic solution, then in a water molecule move inside in this cell, दिस नोन एज ए एंडोऑस्मोसिस। उसको आप क्या बोलोगे, एंडोऑस्मोसिस। तो रिजल्ट रहेगा कि रिजल्ट इन ए स्वेलिंग ऑफ ए RBC। तो RBC क्या हो जाएंगे, उस केस में स्वेलअप हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोऑस्मोसिस। क्या होता है कि इफ RBC 0.9% NaCl गिवन मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम आर प्लेस इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन इन ए वाटर मॉलिक्यूल मूव आउटसाइड ऑफ दिस सेल, दिस इज नोन एज ए एक्सोऑस्मोसिस। द रिजल्ट क्या होगा, इस केस में श्रिंकेज ऑफ ए सेल होगा। अब उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 कि पीपल हु कंज्यूम ए लॉट ऑफ ए साल्ट हैव ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड देयर सेल, hence the water will move inside of the cell, the result is a puffiness or swelling of the cell, the medical condition is a edema। देखो भाई, पहली बात है कि जो आदमी हैं बेसिकली लॉट ऑफ साल्ट यूज़ करते हैं, हैव ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड ऑफ देयर सेल, उसके सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है कि वाटर विल बी मूव इनसाइड, जो वाटर है वो मूव करेगा सेल के अंदर, जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, पफनेस और स्वेलिंग ऑफ दी सेल, सेल का फूल जाना। तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, एडिमा। सेकंड हमारे पास द प्रिजर्वेशन ऑफ ए मीट बाय कीपिंग इट इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज पॉसिबल एज ए बैक्टीरिया, द मीट लूजेज ए वाटर एंड श्रिंक इन ए फाइनली डाइज। उस केस में वो क्या हो जाता है, फाइनली डाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी यूज इन ए रूम टेम्परेचर। इसको बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर। सेकेंड हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्जर इवन फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो मैग्नीट्यूड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वो लार्ज होगा इवन फॉर किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। एंड थर्ड इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ ए मोलिकुलर मास ऑफ ए बायोमोलिक्यूल्स और ए पॉलीमर सच एज ए प्रोटीन is preferred by the osmotic pressure method because these molecules are unstable at a high temperature। ये बेसिकली अनस्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पर, बट वी कैन दिस मेथड फॉर एनी टेम्परेचर। इसको हम किसी भी टेम्परेचर के मेथड पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा रिवर्स ऑस्मोसिस। RO किसे कहते हैं बेसिकली, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सटर्नल का मतलब है काफ़ी बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं, is greater than of a osmotic pressure, then the solvent particle start moving from is a hypertonic solution to a hypotonic solution। सिंपल सी
बात है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, किसके ऊपर किया, ऑन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर, इज ग्रेटर देन ऑफ ए, किससे ग्रेटर देन है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर से, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव स्टार्ट, ये मूव करेंगे कहाँ से, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, दिस इज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस टेक्निक इज यूज, ये जो टेक्निक है बेसिकली कहाँ यूज़ करती हैं, इन ए डीसैलिनाइजेशन ऑफ ए सी वाटर के अंदर, इज यूज ए वाटर फॉर ए ड्रिंकिंग पर्पस, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन फॉर ए रिवर्स ऑस्मोसिस, तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोट करते हैं पाई से। हमारे पास क्या है, सोल्ट वाटर। अब सोल्ट वाटर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्रेशर इज ग्रेटर देन किससे है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर की जिसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो सॉल्ट वाटर है ये क्या होगा, बेसिकली फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाटर क्या बन जाएगा, आउटलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कि इट इज़ द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि व्हेन इट शोज ए एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है कि मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स सॉल्यूट का, कि व्हेन इट शोज, वो क्या शो कर रहा है, बेसिकली एसोसिएट या डिसोसिएट इनटू ए सॉल्वेंट के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोसिएशन क्या होता है, कि एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन ऑफ ए NaCl इन ए वाटर। अज्यूम कर रहे हैं 100% डिसोसिएशन का टूटना किसका, NaCl का वाटर के अंदर। अब यहाँ से देखिए कि कैलकुलेट द मोलर मास या नॉर्मल ऑफ NaCl। NaCl का मास निकाल लेते हैं हम, इसका सोडियम का हमारे पास 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल। अब NaCl इन ए वाटर डिसोसिएट इनटू किस में टूटा, ये 2 पार्टिकल, Na पॉजिटिव और Cl उसमें। अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं इसका एबनॉर्मल जिसे कहते हैं, बेसिकली 58.2 डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास 29.25 ग्राम पर मोल। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि हैंस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली इज ग्रेटर देन ऑफ ए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इज ए डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन ए सोलवेंट के। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एसोसिएशन क्या होता है, कि अज्यूमिंग 100% ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए एसिटिक एसिड इन ए बेंजीन, कैलकुलेट ए मोलर मास निकाल रहे हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड का, कितना निकलेगा हमारे पास, यहाँ पर कार्बन का लिखिए, फिर हाइड्रोजन का, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन का। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर ऑब्जर्व ए एसिटिक एसिड फॉर्म ए डाइमर। अब जो एसिटिक एसिड होता है बेसिकली ये डाइमर फॉर्म के अंदर होता है। डाइमर का मतलब है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की होती है, 2 फॉर्म के अंदर जुड़ा होता है। इन ए बेंजीन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास 2 फॉर्म में होता है, तो 120 ग्राम पर मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए के। हैंस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन ऑफ ए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ सोल्यूट शोज ए एसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी डेफिनेशन देखिए पहले कि द रेशियो ऑफ ए ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए वेंट हॉफ फैक्टर। रेशियो किसकी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। उसके बाद है आई मतलब हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय ए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हमारे पास रहेगा वेंट हॉफ फैक्टर। अब वेंट हॉफ फैक्टर को आई से डिनोट कर रहे हैं द एक्सटेंट ऑफ ए एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन। इन केस ऑफ ए एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो वेंट हॉफ फैक्टर इज लेस देन ऑफ ए 1, डिसोसिएशन में इज ग्रेटर देन ऑफ ए 1, और नीदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के। अब इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसोसिएट डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू जब डिसोसिएशन की बात होती है तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर -1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ए डिसोसिएटेड पार्टिकल -1।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं एसोसिएशन की अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट एसोसिएटेड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, डिसोसिएशन वाला तो ये रहने वाला है, एसोसिएशन का हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर -1 डिवाइड बाय 1/n-1। अब फॉर डाइमर के लिए 2 होगा, ट्राइमर के लिए क्या होगा, बेसिकली 3 होगा। क्लियर हो गया ये भी। अब उसके बाद हमारे पास है मॉडिफाइड फॉर्म ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर होता है बेसिकली ऑफ ए सॉल्वेंट। तो हमारे पास क्या था, पी बी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी बी नोट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगा दोगे, सिर्फ वेंटो फैक्टर लगा दोगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए। ऐसे ही हमारे पास एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या लगाना है अपने, वेंटो फैक्टर के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, वेंटो फैक्टर। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, कैलकुलेट वेंटो फैक्टर 100% ऑफ ए डिसोसिएशन ऑफ ए NaCl। वेंटो डिसोसिएशन निकालना है, तो डिसोसिएशन में हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, अल्फा इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर -1 डिवाइड बाई n-1। अब 100 है हमारे पास, 100 बाई 100 कर दो, तो 100% निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा, i-1 डिवाइड बाई 1। अब 1 क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारे पास था कंप्लीट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।